नमस्कार मित्रों, नारायण हरि। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी। तो आइए वीडियो सीखने के क्रम में हम सब जानते हैं आज एक नया रोचक विषय। जैसा कि हेडलाइन में आप देख रहे हैं, नीच भंग राजयोग की हम लोग बात कर रहे हैं। और नीच भंग राजयोग का एक नाम से ही आप समझ में आ रहे हैं कि जहाँ पर कोई यदि जो ग्रह है वह नीच का है और उसका यदि वह भंग हो जाता है, उसका नीच भंग हो जाता है तो वह राजयोग बनाता है। और उस राजयोग के विषय में हम लोग आज कुंडली में जानेंगे और कैसे ये राजयोग आपको अपने सर्वोच्च शिखर तक आपको पहुंचाता है। और इन सब चीज़ों के विषय में हम सब बिल्कुल बेहतर एक विस्तृत तरीके से जानेंगे। और चूँकि मैं बहुत ही सरल और सहज भाषा में आपको बताने का प्रयास करता हूँ, और यहाँ पे आज का जो विषय है इसको भी मैं एक अपने समझ से और अपनी बुद्धि और विवेक से जो गुरुजनों से समझा सीखा मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अधिक से अधिक सरल भाषा में समझा सकूँ, और ताकि और भी अधिक आप ज्योतिष को समझ सकें, सीख सकें और रोचकता से सीख सकें। क्योंकि ज्योतिष एक, मैं बार बार कहता हूँ कि एक, आप सबको पता है कि यह एक वैदिक परंपरा का एक शास्त्र है। और लगभग मैं चाहता हूँ कि आप सबको यह शास्त्र सीखना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से आजकल लोगों को बहुत ही अधिक ठगा जा रहा है। तो उस ठगी से बचने के लिए आप यदि खुद भी ज्योतिष की जानकारी रखते हैं तो कोई आपको गलत चीज़ें नहीं प्रेडिक्ट कर पाएगा और आप चीज़ों को समझ पाएंगे और खुद भी समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। लेकिन मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या मैं जिस तरीके से वीडियो को पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, क्या यह मेथड आपको पसंद आ रहा है, या फिर मैं अन्य किसी मेथड से शुरू करूं। जैसे कि मैं अपने लैपटॉप पे आपको पढ़ा सकता हूं या फिर टैबलेट पे भी, क्योंकि वहाँ फिर चीज़ें एडिट होकर के आएंगी, वहाँ मेरा हाथ नहीं दिखेगा, कंप्यूटर पे कर्सर आएगा माउस का, वो आपको दिखेगा, या फिर एडिटिंग अन्य तरीक़ों से मैं आपको पढ़ाऊँ। ये मेथड आपको ठीक लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, नहीं लगता तो जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ें लिखें। मैं प्रयास करूँगा कि उन चीज़ों को मैं और भी सरल ढंग से बता सकूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, नीच भंग राजयोग के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले इसको इस तरह से समझें कि ये आपका एक लग्न चार्ट है। लग्न चार्ट चूँकि आपके सामने मौजूद है और यहाँ पर यह मेष लग्न की कुंडली है। लग्न चार्ट में आपके पास आपके सामने मैंने एक काल्पनिक कुंडली, लग्न कुंडली बनाई है, वो भी मेष लग्न की कुंडली। चूँकि मैं बार बार कहता हूँ और बार बार ये चीज़ें आपको मैं यहाँ देखिए, चूँकि 12 राशियों का क्रम एक ही क्रम से और उनके सभी यहाँ पे उनके ग्रह स्वामी का नाम लिखा हुआ है। ये 12 राशियाँ, चूँकि जो नंबर्स हैं वे राशियाँ हैं, भाव स्थिर होते हैं, राशियाँ बदलती जा सकती हैं, और कौन सी राशि कहाँ पर, वो सब चीज़ें मैंने पीछे के वीडियो में बताया है। यदि आप एक बार से फिर से देखना चाहते हो तो क्योंकि इस वीडियो तक पहुंचने के लिए वो पीछे के वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। चूँकि एक आगे की क्लास है तो वो पीछे की चीज़ों को आगे समझने के लिए पीछे की चीज़ों को आपको देखना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि वो सब चीज़ें आपको समझ में आए तो पीछे एक बार वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, तो आपको चीज़ें अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। और यहाँ क्रम जो है वीडियो का, तो मैंने एक यहाँ पे एक ये मेष लग्न की कुंडली, चूँकि 1 2 3, 1 मतलब कि मेष, 2 मतलब वृष, 3 मतलब मिथुन, तो ये क्रम से यहाँ पे ये मेष लग्न की कुंडली ली है। और यहाँ पर ग्रहों के नाम उच्चारण भी मैंने लिख दिए हैं। कई कई कुंडलियों में, जैसे कि चूँकि मैंने पूरा लिखा हुआ है तो कुंडली में जैसे सूर्य है तो ये सु लिखा होता है। तो यह कहने का यहाँ पे जो लिखा है इसका अर्थ है कि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। इसके लिए उच्च और नीच के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको पीछे देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी पड़े हुए हैं, तो आप उसको समझ करके देख लें तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो ये मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। दूसरी नंबर गिनती है, यहाँ पर नंबर है, तो यहाँ पे दूसरी नंबर में अर्थात वृष में राहु और चंद्र उच्च के होते हैं। जो उच्च राशियाँ हैं मैंने वहाँ को लिखा है। तीसरे में राहु उच्च के होते हैं, दूसरे और तीसरे में राहु उच्च के होते हैं, चौथे में गुरु उच्च के होते हैं, पांचवें में कोई खाली रहता है, छठवें में बुध उच्च के होते हैं, सातवें में शनि, आठवें में केतु, नौवें में केतु, 10वें में मंगल, 11वां खाली रहता है और 12वें में
शुक्र देव उच्च के होते हैं। और रही बात नीच की, तो ठीक इससे अपने 7वें स्थान पर, जैसे 1 नंबर में सूर्य उच्च के हैं तो 7वें में ये नीच के होंगे। चंद्रमा अगर दूसरे में उच्च के हैं तो ये 8वें में नीच के होंगे। ठीक 7वीं राशि। यदि तीसरे में राहु उच्च के हैं तो 9वें में नीच के होंगे। गुरु यदि चौथे में उच्च के हैं तो 10वें में नीच के होंगे। बुध यदि 6वें में उच्च के हैं तो 12वें में नीच के होंगे। शनि 7वें में उच्च के हैं तो मेष में पहली राशि में नीच के होंगे। यदि केतु 8वें में उच्च के हैं तो दूसरे वृषभ में नीच के होंगे। 9वीं यदि मकर में केतु उच्च के हैं तो तीसरी अर्थात मिथुन में नीच के होंगे। मंगल 10वें में अर्थात मकर में उच्च के हैं तो चौथी राशि अर्थात कर्क में नीच के होंगे। और इसी तरह से शुक्र यदि 12वीं राशि अर्थात मीन में उच्च के हैं तो 6वीं राशि अर्थात बुध में नीच के होंगे, अर्थात मिथुन राशि में नीच के होंगे। तो आइए इसी, अब तो ये आप समझ गए होंगे कि उच्च और नीच। तो यहाँ मैंने जो ग्रह लिखे हैं राशियों के साथ में वे उच्च के हैं। तो इसी क्रम में आइए समझ लेते हैं कि कैसे हम ये समझेंगे कि नीच भंग राजयोग कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले तो आइए इस क्रम को समझें। यहाँ पर मैंने क्रम में लिखा है मकान मालिक। मकान मालिक अर्थात कि यदि इस घर का जो स्वामी है, जैसे मान के चलिए कि चूंकि सूर्य जो हैं एक पहली राशि में उच्च के होते हैं, यदि ये यहाँ कहाँ रहेंगे तो नीच के होंगे, ठीक 7वें में। मैंने बताया कि 7वें में नीच के होंगे। यदि यहाँ सूर्य हैं, सूर्य देव यदि आ गए 7वीं राशि में तो नीच के होंगे। अब ये नीच का हो गया सूर्य। यदि यहाँ सूर्य नीच का हो गया तो नीच भंग राज योग कैसे बनेगा, इसको आइए समझते हैं। तो पहला पॉइंट है मकान मालिक। ये एक सरल भाषा में मैं चीज़ों को बता रखा हूँ। तो यदि मकान मालिक यहाँ पर हो, अर्थात मकान मालिक का मतलब है 7वीं राशि। 7वें का जो स्वामी है यहाँ पे मैंने लिख दिया है शुक्र होते हैं। यदि शुक्र देव सूर्य के साथ बैठे हैं तो यह नीच भंग राजयोग बनता है। यहाँ पर क्या बनेगा, राजयोग बन जाएगा आपका। राजयोग यहाँ आपका निश्चित बनेगा यदि मकान मालिक भी आपके नीच ग्रह के साथ बैठा है तो। क्लियर है। इसी तरह मान के चलिए सूर्य ही, या जैसे यहाँ पे गुरु हैं, गुरु चौथी राशि में उच्च के, और यदि यहाँ गुरु आ गए, गुरु अर्थात बृहस्पति देव यहाँ आ गए 10वीं राशि में, ये नीच के होते हैं। और यहाँ पर चूंकि 10वीं राशि का जो स्वामी है, मैंने कहा ना मकान मालिक, मकान मतलब इस घर का जो मालिक है वह इस नीच ग्रह के साथ अगर होगा तो नीच भंग राजयोग बनता है। तो 10वें का जो स्वामी होता है कौन होता है, यहाँ मकर लिखा है मैंने, तो मकर का स्वामी शनि, और यदि यहाँ शनि है गुरु के साथ में तो नीच भंग हो जाता है। चूंकि नीच तो बना ही था, अब चूंकि मकान मालिक आ गया, स्वामी आ गया मकर का, तो नीच का क्या हो गया, भंग हो गया। और नीच जब भंग हो गया तो यहाँ बनता है राजयोग। दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, मकान मालिक की दृष्टि। यदि इसकी 7वां जो यहाँ पे है, चूंकि मकान मालिक की जो दृष्टि है यहाँ पे नीच पे है ये, और नीच का जो स्वामी है, नीच का स्वामी अर्थात शनि यहाँ पे है। यदि शनि है, चूंकि ये मकान मालिक है, शनि 7वें का स्वामी शुक्र होता है, शनि नहीं, शुक्र 7वें का स्वामी शुक्र। अब शुक्र यहाँ बैठे हैं लग्न में, और यहाँ से ये अपने घर को देख रहे हैं तो भी नीच भंग हो जाएगा। सूर्य चूंकि नीच के हैं और यहाँ पर शुक्र पहुँच गए, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ। अब शुक्र यहाँ पहुँच गए, शुक्र जब यहाँ पहुँच गए तो शुक्र की सीधी ठीक 7वीं दृष्टि, जो कि 7वीं दृष्टि ठीक 7वीं दृष्टि सामने है, और यहाँ पर शुक्र हो गए तो दृष्टि पड़ रही है, ये अपने घर को देख रहे हैं। अब जैसे इसको इस तरह से समझ लीजिए, यदि कोई मालिक है घर का
अगर वो अपने घर की निगरानी कर रहा है तो उसको कोई वो गड़बड़ी वहाँ नहीं कर सकता। जैसे सूर्य यहाँ है, अब सूर्य नीच के हो गए तो नीच का मतलब है कि यहाँ पर जो भी उसका बल प्रभाव होगा, जो भी अच्छी चीज़ें होंगी वो उसको बुरा करेंगे, खराब करेंगे, जीवन में गड़बड़ी करेंगे। लेकिन यदि मकान मालिक ही उस पर दृष्टि रख रहा है तो वह उस पर गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। कोई भी, जैसे आपका मकान है और आप अपने मकान की खुद निगरानी करें, चाहे घर में है या नहीं है, आप बाहर से भी निगरानी करें तो कोई भी अगर व्यक्ति आ रहा है घर में, तो यदि आपका घर निगरानी में है तो वह गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट है, मकान मालिक की दृष्टि। अब मकान मालिक की दृष्टि हो गई। इसी तरह से जो पहला पॉइंट था, मकान मालिक साथ में भी है। अब मकान मालिक खुद ही घर में, यदि यहाँ शुक्र देव साथ में बैठे हैं सूर्य के, अब दोनों का योग बन रहा है, दोनों साथ में बैठे हैं, तो भले सूर्य नीच के हैं और गड़बड़ी करने आए हैं इस घर में, जिस जातक की भी ये कुंडली होगी, उस कुंडली उसके जीवन में संशय या समस्या खड़ी करेंगे, चूँकि उस घर में समस्या खड़ी करेंगे। लेकिन यदि शुक्र उस घर का मालिक स्वयं उस घर में बैठा है, तो यदि आपके घर में कोई ऐसा जातक आए जो आपके घर में नुकसान करना चाहे और खुद आप घर में हो, तो वो आपके सामने आपकी समस्या घर में गड़बड़ी नहीं कर सकता। तो इसी तरह शुक्र स्वयं अपने घर में मौजूद हैं तो यहाँ पर गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज यहाँ है नगर परिषद का मेयर। ये एक मैंने समझाने का एक तरीका यहाँ निजात किया है, समझ पाए तो इसको समझें ढंग से। नगर परिषद के मेयर की मैं बात कर रहा हूँ। नगर परिषद का मेयर अब वो आप अपने चुनावी माहौल से मत लीजिएगा, यहाँ पर ये चीज़ें अलग ढंग से हैं। नगर परिषद मैंने एक नाम रखा है, इसको आप समझ लें। नगर परिषद इस तरह से ये समझ लीजिए कि ये चूँकि सतवा घर है, सतवा घर होता है मकर का, और मकर का जो स्वामी है, ये जो चूँकि ये 7वीं राशि है, मिली है किसको, ये 7वीं राशि है तुला को मिली है, तो तुला यहाँ पे बैठे हैं। अब मेयर मतलब इस 7वीं राशि में उच्च का ग्रह कौन है? 7वीं राशि में शनि उच्च के होते हैं, और यदि शुक्र के साथ शुक्र यहाँ ना होकर के 7वीं राशि में शनि ही विराजमान हो गए, शनि खुद अपने उच्च के बैठे हैं और सूर्य भले नीच के बैठे हैं, तो यहाँ भी नीच भंग राजयोग बनता है। 3 बातें समझ में आ गई। जैसे कि मैंने फिर से एक बार इसको समझ लें। अब सूर्य मान लीजिए 7वीं राशि में नीच का बैठा है, और इसके साथ 7वीं राशि में उच्च का ग्रह कौन होता है? शनि, और शनि खुद इसी उच्च करके होकर के बैठे हैं सूर्य के साथ में। भले सूर्य नीच के बैठे हैं, लेकिन शनि इस घर में उच्च के होकर के बैठे हैं, तो भी नीच भंग राजयोग बनता है। क्लियर है बातें? इसी तरह से अब इसको अगला क्रम जो देख लेते हैं, डिग्री। मान के चलिए कि यहाँ पे सिर्फ सूर्य अकेले हैं, और सूर्य यदि यहाँ नीच के हैं, और इनकी जो डिग्री है वो 0 से लेकर के 0 डिग्री से 2 डिग्री के अंदर है, या 28 से लेकर के 30 के अंदर है, तो डिग्री ही इनकी कम है, अर्थात इनका बलाबल ही जो है वो बिल्कुल शून्य है, कमज़ोर है, तो ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो ये जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो इसका अर्थ है कि यह भंग हो गया। चूँकि नीच भले हैं लेकिन इनके अंदर ताकत ही नहीं है, तो नीच भंग हो गया, और नीच जब भंग हो गया तो राजयोग बनता है, सूर्य राजयोग का कारक हो जाएगा। अब तीसरी चीज, सूर्य के साथ अस्त। अब सूर्य तो खुद अस्त होते नहीं हैं, लेकिन अन्य किसी ग्रह को देख लेते हैं। यहाँ पे अन्य किसी ग्रह को हम लोग देख लें तो बात समझ में आ गई। मान के चलिए ये जो कुंडली है 12वें घर की कुंडली देख लेते हैं, और 12वें में नीच के होते हैं बुध। बुध मान लीजिए यहाँ नीच के हो गए। अब चूंकि 12वें घर का स्वामी यदि गुरु साथ में है तो नीच भंग राजयोग बनेगा। गुरु यदि नहीं है, यदि इस घर का स्वामी जो उच्च का है वो खुद बैठा है, शुक्र अगर साथ में बैठे हैं तो, बुध और शुक्र अगर साथ में बैठे हैं तो नीच भंग राजयोग बनेगा। यदि नगर परिषद का मेयर मतलब 12वीं राशि का जो उच्च का है वो तो बैठा ही है, तो ये तीसरी बात हो गई, मतलब घर का मालिक बैठा है तो नीच भंग राजयोग बन रहा है। मालिक की दृष्टि
अगर गुरु स्वयं यहाँ बैठे हैं 6वीं राशि में और यहाँ से 7वें को घर देख रहे हैं तो भी दृष्टि में, यदि 7वीं दृष्टि पड़ रही है गुरु की तो भी नीच भंग राजयोग बनेगा। ये जो दूसरा नियम है। तीसरी चीज़ कि चूँकि शुक्र खुद बैठे हैं, चूँकि ये मालिक हैं, ये उच्च के यहाँ अपने घर में मालिक तो हैं 12वीं के गुरु, लेकिन ये उच्च राशि के शुक्र हैं। तो और यदि बुध और शुक्र साथ में बैठे हैं उच्च राशि में, बुध भले नीच के हैं लेकिन शुक्र उच्च के ग्रह बैठे हैं तो नीच भंग राजयोग बनेगा। डिग्री वाइज भी यदि बुध भले अकेले यहाँ हो, नीच होकर के बैठे हैं और यदि इनकी डिग्री 28 से 30 हो या 0 से 2 से कम हो, 2 से कम हो तो यह नीच भंग राजयोग बनता है। तीसरी चीज़, यहाँ पे यदि भले ये नीच के हैं और यहीं कहीं मान लीजिए सूर्य देव बैठ गए और सूर्य देव के जैसे बैठ, चूँकि एक इसको समझिए अस्त कब होता है, यदि कोई ग्रह की डिग्री मान के चलिए 10 से 15 डिग्री का अंतर होता है, से अधिक अंतर हो तो अस्त माना जाता है। यदि सूर्य की डिग्री मान लीजिए सूर्य 4 डिग्री के हैं और बुध हैं 8 डिग्री के, सूर्य जो हैं वो 4 डिग्री के हैं और बुध जो हैं 8 डिग्री के हैं, तो दोनों के अंतर में कितना हुआ 4 डिग्री का। तो 4 डिग्री के हैं तो बुध हस्त नहीं होंगे, लेकिन यही यदि सूर्य 4 डिग्री के हैं और कहीं ये 10 या 15 से अधिक हो गए, मान के चलिए 20 डिग्री के हो गए, तो अंतर कितना हो गया 16 डिग्री का हो गया। तो सूर्य बुध क्या होंगे अस्त माने जाएंगे। जितनी दूरी होगी डिग्री में उतने ही अस्त मान। यदि सूर्य ये अगर नहीं भी हैं तो सूर्य के साथ ये जैसे हो गए, चूँकि अस्त के लिए एक अलग सा वीडियो मैं बनाऊंगा और उसको आप सब देखिएगा, तो कौन से ग्रह कितनी डिग्री पर अस्त होते हैं वो सारी मैं डिटेल में जानकारी दूंगा, तो उसको आप ठीक भली बात समझ जाएंगे। तो यदि जैसे कोई ग्रह सूर्य के साथ है और सूर्य के साथ होने पर ग्रह अस्त हो गया, वो भले नीच का है और अस्त है, तो नीच भंग राजयोग बनता है। इस तरह से ये 5 पॉइंट मैंने बताए। इसी तरह से आप कोई भी कुंडली ले सकते हैं। यदि गुरु को ही मान लें, जैसे यहाँ मान के चलिए मंगल को ही ले लेते हैं, मंगल 4थी राशि में नीच के हो जाते हैं, मंगल 4थी राशि में नीच के हो गए। अब यदि 4थी राशि का जो स्वामी है, यहाँ का मालिक कौन है, चौथे घर का मालिक चंद्रमा है, और चंद्रमा यदि यहाँ खुद बैठे हैं मंगल के साथ, तो क्या होगा नीच भंग राजयोग बन जाएगा। यदि चंद्रमा की दृष्टि पड़ी, मकान मालिक की दृष्टि, चौथे घर का मालिक कौन है, चंद्रमा है, कर्क है, चौथा नंबर गिनती अर्थात कर्क का मालिक चंद्रमा, और चंद्रमा बैठे ठीक सामने 10वें घर में, तो यहाँ से दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा की मंगल पर, तो भी नीच भंग राजयोग बनेगा। तीसरी चीज, मेयर की यदि बात करें तो चौथे घर में जो उच्च का होता है गुरु होता है। यदि गुरु स्वयं बैठे हैं, मंगल भले नीच के हैं, गुरु और मंगल एक साथ बैठे हैं तो भी नीच भंग राजयोग बनेगा। डिग्री की बात हमने की, यदि डिग्री मंगल भले यहाँ बैठे हैं नीच के, लेकिन अगर इनकी डिग्री 0 से 2 से लेकर के 0 डिग्री के बीच में है या 28 से 30 के बीच में है तो नीच भंग राजयोग बनेगा। और यदि कहीं यही मंगल के साथ सूर्य बैठ गए और इनकी डिग्री वाइज ये नज़दीक है और मंगल अस्त हैं तो भी नीच भंग राजयोग बनेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको नीच भंग राजयोग के विषय में मैंने जो भी एक सरल से सरल तरीका हो सकता था, अधिक से अधिक सहजता से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और यदि आपको पसंद आता है मेरा पढ़ाने का जो तरीका, मैं जो चीज़ें आपको दे रहा हूँ, जिस तरह से प्रयास करने का जो मेरा मेथड है, यदि वो आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और नहीं पसंद आ रहा है तो आप जो भी मेथड चाहते हैं वो मैं एडिटिंग को और बढ़ावा कर सकता हूँ, या फिर लैपटॉप के ज़रिए से मैं पढ़ा सकता हूँ, या मैं खुद सामने आकर के भी कई बार कई चीज़ों को बताता हूँ। तो मुझे जो बेहतर लगता है कि मैं इस तरह से अत्यधिक से अधिक सरल भाव से आपको समझा पाऊँगा और आपकी मस्तिष्क में वो चीज़ें बैठ पाएंगी आसानी से, तो वो मैं प्रयास करता हूँ। तो समझ में आता है कि मैं शायद इन चीज़ों को अपने ढंग से समझाऊँगा तो बेहतर रहेगा। तो प्रयास मेरा यही है कि आप चीज़ों को सरल से सरल ढंग से समझें।
और यदि वीडियो आपको पसंद है आया है तो आप लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बड़ा विशेष कार्य करता है कि यूट्यूब वीडियो को और आगे भेजता है। जितना आप लाइक करते हैं तो वीडियो उसको उतना ही आगे यूट्यूब बढ़ाता है। और अधिक से अधिक आप शेयर करें ताकि यह जानकारी, यह विधा अन्य लोगों को भी, आपके मित्रों को, अपने लोगों को और भी अधिक जानकारी उन तक पहुंच सके, और वो ज्योतिष के माध्यम से जो लोग ठग रहे हैं एक दूसरे को, वो बचत हो सके। तीसरी चीज़ की, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आपको फिर भी मिलता रहे तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए रोचक विषय को लेकर के। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।